गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अभिषेक गिरी स्वागत करता हूं आप सभी का महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को देखा होगा, उसमें लिखा है रिवीजन सेशन। मतलब आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। आज हम लोग का जो सेशन होने वाला है वो पूर्णतः रिवीजन सेशन होगा। परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट को मैं आज रिवीजन कराने वाला हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परसेंटेज में वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में जनरली देखा गया है कि लोगों को प्रॉब्लम थोड़ी बहुत इसमें रहती ही रहती है। तो मैं आज सोचा कि आप लोगों को एक बार ये वेन डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसका आपको डिस्कशन करा दूं, उसके प्रॉब्लम्स को एक बार डिस्कस कर दूं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। जितने भी लोग मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, फटाफट से एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों, अपने मित्रों, भाई बंधुओं के साथ एक बार इस लिंक को फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे ये दिखेगा क्वेश्चन। हम लोग जो आज बात करने वाले हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, जिसमें कि आप देखते होंगे वेन डायग्राम का जरूरत पड़ता है। और वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं हो, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए स्क्रीन पे। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन वेन डायग्राम से बनाए जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन में अगर वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट ना पता हो तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए मैं सबसे पहले आज आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद में ये सारे क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ कराऊंगा। ठीक है, तो आइए सेशन को शुरू करते हुए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेन डायग्राम का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ढंग से देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम। तो आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम। देखिए ये वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट से कैसे सवाल बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है कुछ इस प्रकार का, वो डिपेंड करता है सेट थ्योरी पर। सेट थ्योरी के बारे में आप लोग जानते होंगे, पहले से भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको आज बताने वाला हूं। आपके लिए सेशन शानदार रहने वाला है, तो जल्दी से एक बार देख लीजिए कि सेट थ्योरी में हम लोग क्या क्या पढ़े। आपको ये पता होगा कि मान लीजिए कि एक सेट ये दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। एक आपके पास सेट और भी है, उसका नाम बी है। इसमें भी एलिमेंट दिया हुआ है 3 4 5 6 7, ऐसा एलिमेंट दिया हुआ है, 5 एलिमेंट दिया हुआ है। तो आपको इतनी बातें तो पता होगी ना कि 3 और ये जो 4 है ये दोनों कॉमन एलिमेंट है। आपको पता है ये 3 और 4 क्या है, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है। तो आपको ये भी पता होगा कि यदि आप एन ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, इंटरसेक्शन का ये सिंबल है, अगर आप एन ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, इसका मतलब जो कॉमन एलिमेंट है, तो आप बोलते हैं कि दो एलिमेंट सर कॉमन है 3 4, और ये वैल्यू आप क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उसी प्रकार आपको ये भी पता होगा कि अगर हम एन ए यूनियन बी के बारे में बात करें, एन ए यूनियन बी के बारे में बात करें, तब क्या मतलब बनता है। तब मतलब बनता है कि या तो वो सेट ए का एलिमेंट हो, या तो वो सेट बी का केवल एलिमेंट हो, या दोनों का जो कॉमन एलिमेंट हो काउंटिंग में एक बार आए, उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। क्या मैं बोला, फिर से मैं बोल रहा हूं कि या तो वो केवल सेट ए का एलिमेंट हो, या तो वो केवल सेट बी का एलिमेंट हो, या दोनों का कॉमन हो तो काउंटिंग में केवल एक बार आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। अब देखिए कौन कौन सा आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर 1 2, उसके बाद 3 4 जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में वो एक बार आएगा, फिर क्या आ जाएगा 5 6 और 7। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एन ए यूनियन बी में इतने एलिमेंट आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किन्हीं को? मतलब आप ये कह सकते हैं कि 3 3 6 और एक 7, मतलब टोटल एलिमेंट हो गए 7। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि एन ए में जो एलिमेंट है सर वो 4 है, और एन बी में एलिमेंट कितना, तो आप बताएंगे सर 5 है। अभी आपने देखा कि हमें सेट ए का एलिमेंट पता था, सेट बी का एलिमेंट पता था, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी आसानी से निकाल लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि आपको ये एलिमेंट दिख ना रहा हो, यहाँ तो दिख रहा है 1 2 3 4, तो पता चल गया कॉमन है। लेकिन कभी कभी हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन पता होती है कि एन ए में 4 एलिमेंट है, एन बी बी में 5 एलिमेंट है, दोनों में कॉमन 2 एलिमेंट है, और तब मुझे फाइंड करना हो एन ए यूनियन बी। तो आपको पता होगा कि मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मूला डिराइव किया है एन ए यूनियन बी, जिसका क्या मतलब होता है, एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये मतलब होता है, ये आपको पता होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ए में अगर मुझे सिर्फ एलिमेंट का नंबर पता होगा कि ए में 4 एलिमेंट है, बी में 5 एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट 2 है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ये 7 एलिमेंट भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी चीज को
जब एक मैथमेटिशियन जिसका नाम वेन है, वो मैथमेटिशियन ने एक डायग्राम के थ्रू इसी चीज को जब एक्सप्लेन किया तो वही कहलाया वेन डायग्राम। तो अगर आप वेन डायग्राम से इसी चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिएगा कि जैसे सेट ए था उसमें 4 एलिमेंट थे। कौन कौन एलिमेंट थे? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। और एक दूसरा सेट मैंने बनाया था बी, इसमें कौन कौन एलिमेंट थे? 3 4 5 6 और 7 ये थे। तो अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम से दिखाना चाहें ए इंटरसेक्शन बी को, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कुछ ऐसा पार्ट हो जाएगा। देखिएगा जैसे ये ए का है और ये बी का, इन दोनों का जो कॉमन वाला पार्ट है, ये जो आपका पार्ट दिखा, ये पार्ट जो आपको दिखा, ये कॉमन पार्ट क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत? एन ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर इसमें कॉमन एलिमेंट 3 और 4 आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो पार्ट बच गया, अभी आप देखते रहेंगे, ढंग से इस चीज को समझना भी है और देखना भी है कि ये जो येलो वाला पार्ट आपका बच जा रहा है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? तो आपको समझना होगा कि ये जो पार्ट होगा सर, इसको हम लोग बोलेंगे ये ओनली ए। ध्यान दीजिएगा, एक होता है सेट ए में पूरा एलिमेंट 4 है, लेकिन अगर ओनली ए की बात करें तो सिर्फ इतना पार्ट जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, सिर्फ इतना पार्ट क्या कहलाएगा कि ये सेट ओनली ए का ये एलिमेंट है। दूसरा मैं एक और दिखाता हूं आपको, यहाँ देखिएगा, ये जो रेड कलर का पार्ट दिख रहा है आपको, रेड कलर का पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओनली बी का एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ओनली बी का एलिमेंट। अगर बातें समझ में आ रही है तो सभी लोग फटाफट से चैट बॉक्स में यानी कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखिए, बिल्कुल समझ में आ रही है सर। इसको बोलते हैं ओनली बी। क्या हो जाएगा? ओनली बी का। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डेटा से और आपको मैं समझाता हूँ कि देखिए, अगर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये सेट आपका ए हो गया, ये सेट आपका बी हो गया। तो अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि 1 2 और जो कॉमन है यानी कि 3 और 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 6 और 7। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि बताइए ओनली सेट ए का एलिमेंट क्या होगा, ओनली सेट ए का एलिमेंट, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बताना होगा कौन सा? 1 and 2। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए ओनली सेट बी का एलिमेंट बताइए, केवल सेट बी का एलिमेंट, तो आप क्या बताएंगे? 5 6 और 7। यहां तक बातें क्लियर है? अच्छा, इसी में अगर आपको बोला जाए कि सेट ए का एलिमेंट बताइए, सेट ए का एलिमेंट, तब क्या करना होगा? तब 1 2 के साथ साथ आपको 3 4 भी बोलना है। ये सेट ए है, ओनली की बात जब करते हैं तो केवल ए के अलावा कुछ नहीं, मतलब जो कॉमन वाला पार्ट है वो नहीं होना चाहिए। अगर सेट बी की बात करें तो सेट बी का एलिमेंट कौन कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सेट बी का मतलब सर ये सारा, ये पूरा जो बी का जो बाउंड्री दिख रहा है, ये पूरा बाउंड्री जो है सेट बी का एलिमेंट होगा। मतलब कौन कौन सा हो जाएगा? 3 4 5 6 और 7, ये हो जाएगा सेट बी का एलिमेंट। क्लियर है सभी को? ये बातें समझ में आ रही है? और आपसे इसी से पूछा जाए एन ए इंटरसेक्शन बी, तो आप इजिली इसको बता सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 4 यानी कि 2 एलिमेंट। क्लियर है ये चीजें? इतनी बातें अगर आपको समझ में आती है तो आप सेट थ्योरी का 2 डायग्राम वाला जो क्वेश्चन है वो आप इजिली कर पाएंगे। तो आज मेरा मकसद था कि आप लोगों को 2 डायग्राम वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करा दूं। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां मैं 3 डायग्राम के कॉन्सेप्ट भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ तक क्लियर? अब एक बात और समझिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझना चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि 4 लोग हैं, ए बी सी और डी, ये सभी के सभी बैंक पीओ क्वालिफाइड है। क्या क्वालिफाइड है? बैंक पीओ क्वालिफाइड है। एक दूसरा भी मैं एज्यूम करता हूं, सी डी ई एफ और जी, ये 5 जो है बैंक क्लर्क क्वालिफाइड है, बीसीएल क्वालिफाइड है। मैंने क्या एज्यूम किया कि ए बी सी डी ये बैंक पीओ क्वालिफाइड है, ये सी डी ई एफ जी ये क्या क्वालिफाइड है? बैंक क्लर्क। अगर सोचिए आपको आपके टीचर या आपके माता पिता कोई भी पूछते हैं कि बताओ इस बार बैंक पीओ कितने क्वालिफाइड हैं, तो आप तुरंत बताएंगे 4 क्वालिफाइड हैं। अगर पूछा गया बैंक क्लर्क कितने क्वालिफाइड हैं, तो आप बताएंगे 5 क्वालिफाइड हैं। अगर आपको पूछा गया कि बोथ पीओ और क्लर्क यानी कि बीपीओ और क्लर्क दोनों कितने क्वालिफाइड है, तो तुरंत आप बोलेंगे कि दोनों क्वालिफाइड हैं 2, ऐसा बोलेंगे। तो कहने का मतलब अगर आप ऐसा बोलते हैं तब
सामने वाला जो तीसरा पर्सन है वो क्या सोचेगा, वो तीसरा पर्सन तो यही सोचेगा कि 4 तो बैंक पीओ में क्वालिफाइड हैं, 5 तो बैंक क्लर्क में क्वालिफाइड हैं, 2 दोनों में क्वालिफाइड हैं। उनके दिमाग में आएगा कि टोटल क्वालिफाइड शायद 4 + 5 + 2 यानी कि 11 है। लेकिन आपको पता ये क्वालिफाइड की संख्या नहीं है, ये गलत है, 11 क्वालिफाइड हुआ ही नहीं। आई बात समझ में? कितना क्वालिफाइड हुआ, अब वो निकालने के लिए आपको हेल्प लेना पड़ता है ओनली का। एक टर्म है ओनली, ओनली का हेल्प लेना पड़ता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं ओनली का मतलब समझाने के लिए, इसलिए आप एक एग्जांपल ये समझ सकते हैं कि कोई आदमी ऐसा बोलता है कि हम चाय पीना पसंद करते हैं। इसका मतलब समझते हैं? चाय पीना पसंद करने का मतलब चाय तो वो पीना पसंद करता है, अगर उसको कॉफी भी मिलेगा तभी वो कॉफी पी लेगा। कोई आदमी बोलता है कि मैं कॉफी पीना पसंद करता हूं, इसका क्या मतलब है कि कॉफी पीना तो वो पसंद करता है, चाय मिलेगा तो वो चाय भी पी सकता है। लेकिन ओनली का क्या मतलब होगा? अगर कोई आदमी ये बोले कि केवल चाय, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि चाय के अलावा कुछ नहीं। ओनली चाय का मतलब क्या हो गया? ओनली टी का मतलब क्या होगा कि केवल चाय, चाय के अलावा कुछ नहीं पीता है। ओनली कॉफी क्या मतलब हो जाएगा? कॉफी के अलावा कुछ नहीं पीता है। जैसे एक दो आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में भी मिल जाता होगा, लैला मजनू टाइप इंसान जो कहता है कि शादी करेंगे तो केवल इसी से, वरना किसी से नहीं। इसका मतलब समझते हैं? ये ओनली वाला केस है, केवल वही चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। और एक क्या होता है, करा दो यार, किसी से करा दो, शादी कर लेंगे, कोई भी चलेगी, ऐसा भी होता है। तो अगर आपसे ओनली पूछा जाए, ओनली बीपीओ बताइए क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि ओनली बीपीओ कितना होगा? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, 4 बीपीओ क्वालिफाइड हैं। मैं ओनली बीपीओ की बात करूं, केवल बैंक पीओ, क्लर्क नहीं क्वालिफाइड होना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? 4 तो क्वालिफाइड है बैंक पीओ में, लेकिन 2 लोग सी और डी ऐसे हैं, 2 लोग सी और डी ऐसे हैं जो दोनों में क्वालिफाइड है। तो ओनली बैंक पीओ पूछा जाए तो क्या आप नहीं कह सकते कि 4 में सर उन दोनों को हटा लेंगे तो बच जाएगा 2? कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ओनली बीसीएल बताइए, केवल बैंक क्लर्क कितने क्वालिफाइड हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि क्वालिफाइड तो सर 5 हैं, लेकिन 2 लोग दोनों में क्वालिफाइड हैं, तो ओनली बैंक क्लर्क को क्या बोल सकते हैं? 5 - 2 यानी कि 2, ऐसे भी बोल सकते हैं। और बोथ, बोथ में कितने क्वालिफाइड हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 लोग क्वालिफाइड हैं बोथ में। अब आप बताइए, सॉरी 5 - 2 यहाँ 3 है, हाँ यहाँ 3 है। अगर पूछा गया कि बोथ में कितने क्वालिफाइड है, तो क्या बोलेंगे आप? 2 लोग क्वालिफाइड हैं। तो टोटल क्वालिफाइड कितने हो गए? क्या हम लोग बोल सकते हैं कि या तो ओनली बीपीओ, ओनली बीपीओ, और अगर बोला जाए ओनली क्लर्क यानी कि बीसीएल, या बोला जाए बोथ, तो आप खुद बोलेंगे कि टोटल क्वालिफाइड हो जाएंगे सर 2 + 3 + 2 यानी कि 7। कहने का मतलब ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप ओनली बीपीओ या ओनली बैंक क्लर्क और बोथ की बात किए, तो आप सबसे पहले यहाँ क्या बात किए? ओनली बीपीओ के बारे में बात की। कैसे निकाला आपने? तो आपको पता है कि टोटल में से माइनस किया। उसी प्रकार बैंक क्लर्क की बात की ओनली का, तो टोटल बैंक क्लर्क में से जो दोनों में क्वालिफाइड उसको माइनस किया। तो यही कॉन्सेप्ट तो इस वेन डायग्राम में है, यही कॉन्सेप्ट तो इस वेन डायग्राम में है। कैसे? अब इसको वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करना हो, ढंग से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हड़बड़ाओगे तो ये फिर आपका कॉन्सेप्ट अपना नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा भी होगा कि पता होगा, बहुत लोग पढ़े भी होंगे पहले से, पता होगा, अच्छी बात है। जिनको नहीं पता उनको सीखना है, समझना है, नहीं तो बाकी को तो पता रहेगा, बाकी आप पीछे छूट जाएंगे। तो उनके लिए मैं ही समझा रहा हूँ कि एक एक चीज आपके दिमाग में आ जाए, फिर देखिए आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। A to Z क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो अगर आप इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो पार्ट है सर, ये अगर ये बैंक पीओ का पार्ट है तो आप बोलेंगे ये ए बी सी और डी, ऐसा। अगर बैंक क्लर्क की बात करें, बैंक क्लर्क की, ऐसा ऐसा मैं बना लेता हूँ बैंक क्लर्क की, तो आप बोलेंगे सी डी ई एफ जी, ऐसा आप लिखेंगे। तो अब यहां से बोल सकते हैं कि आप जो काउंट करते हैं, कैसे काउंट करते हैं? ये दोनों जो ओनली बीपीओ की बात है, आप क्या करते हैं? ओनली बीपीओ वाला ऐड करते हैं। इस प्रकार से भी आप बनाते हैं। तो कैसे करते हैं? ओनली बीपीओ वाला 2 ऐड करते हैं, प्लस आप क्या करते हैं? ऐड ओनली बैंक क्लर्क वाला ऐड करते हैं, बीसीएल क्लर्क वाला ऐड करते हैं, ये कितना है? 3। और फिर ऐड करते हैं बोथ वाला, बोथ कितना है? तो आप बोलते हैं 2, फिर इस 2 को ऐड करते हैं, तो टोटल मिलके आपका कितना आता है? 7। तो यही जो प्रोसेस है, यही तो आप चाहें तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। उसके लिए डायग्राम खींच करके टाइम वेस्ट करना बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे जल्दी कर पा रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, या आपको अगर प्रॉब्लम होती है ऐसे करने में तो आप वेन डायग्राम खींच के भी काम कर सकते हैं।
मेरी बात समझ आई? मेरी बात सबको समझ में आई? तो चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन से आपको ये बात समझाता हूँ कि कैसे इसका यूज करते हैं। तो सभी लोग एक बार क्वेश्चन को देखें। मैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रहा हूँ और आपको आंसर करना है। फटाफट से 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। 30 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कर देना है। तो जल्दी से एक बार शुरू हो जाइए सभी लोग। कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। फटाफट से 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए घड़ी की सुई टिक टिक चलना शुरू कर दी है, तो जल्दी से सभी लोग आंसर करें, फटाफट से लग जाएं। कितना सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। जल्दी से करें। देखिए बहुत लोगों का आंसर आ रहा है 23, किन्हीं किन्हीं का आंसर आ रहा है 33। क्या बात है, वेरी गुड। अलग अलग लोग आंसर करते आए हैं इस क्वेश्चन का। आप लोगों में भी कुछ लोग 23 भी कह रहे होंगे, कुछ लोग 33 भी कह रहे हैं। देखिए मेरा कहना है कि अब इस क्वेश्चन को अगर आपको बनाना है तो क्या लिखा है क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी। 52% लोग जो है हिंदी में फेल, हिंदी ओनली नहीं है, वो हिंदी लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देना है। एंड 42% स्टूडेंट इन इंग्लिश, ये इंग्लिश लिखा है, ओनली इंग्लिश नहीं, इस बात पर ध्यान देना है। 17% फेल्ड इन बोथ, 17% दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। तो आपसे पूछा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, तो दोनों सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट का संख्या बताइए क्या होगा। मैं आपको अलग अलग बहुत सारे तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, आप अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, बाकी किसी चीज पे नहीं। तो देखिए 52% स्टूडेंट फेल है हिंदी में, 17% दोनों में। तो आपको मैं बिना डायग्राम के पहले समझाता हूँ। अगर आपको दो वाले में डायग्राम का जरूरत पड़ता ही नहीं है, जो तेज बच्चा है वो डायग्राम क्यों बनाएगा, क्यों टाइम वेस्ट करेगा, लेकिन मैं आपको डायग्राम से भी बताऊंगा। तो अगर आपको पता है कि 52% हिंदी में है, 17% दोनों में, तो अभी मैंने आपको समझाया था, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ओनली हिंदी में फेल कितने हो जाएंगे बताइए तो। ओनली हिंदी में फेल, तो तुरंत आप यहाँ से 52 में 17 को माइनस कर लेंगे, आप बोलेंगे सर 35% हो जाएगा। ऐसा देखिए कैसे हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए ओनली इंग्लिश में बताइए कितना होगा सर, ओनली इंग्लिश में, तो तुरंत बताएंगे 42% तो इंग्लिश में पास है, लेकिन 70%, 17% दोनों में, सॉरी 42% तो फेल है और 17% तो दोनों में फेल है। तो आप बोलेंगे कि ओनली इंग्लिश में फेल कितने हो जाएंगे, 42% माइनस 17%, तो आप बोलेंगे सर 25%, ऐसा हो जाएगा। और बोथ में फेल कितने हैं, बोथ में, तो आप बोलेंगे बोथ में फेल कितने हो गए सर, 17 हो गया। देखिए इतना ही करना था, डायग्राम की जरूरत कहाँ है, यहीं पे ऐड कर ली 35, 45, 20, 60, 10, 70, 77, यानी कि 77%। 77% ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओनली हिंदी में फेल है। ओनली हिंदी का मतलब क्या, केवल हिंदी में, हिंदी के अलावा वो कहीं फेल नहीं है, केवल हिंदी में फेल है, या केवल इंग्लिश में फेल है, या दोनों में फेल है। तो आप बताइए अगर टोटल स्टूडेंट आपका 100% होता है, टोटल स्टूडेंट आपका अगर 100% होता है, तो आप क्या सोचेंगे कि 77% में कौन कौन से लोग हैं। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर 77% में वो सभी लोग हैं जो केवल हिंदी में फेल किए। इसका मतलब दो सब्जेक्ट का पेपर है, कोई बच्चा केवल हिंदी में फेल किया, इसका मतलब केवल इंग्लिश में वो पास हुआ होगा। अगर केवल इंग्लिश में अगर कोई फेल किया, इसका मतलब केवल हिंदी में वो पास हुआ होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट में भी अगर ये फेल हो जाता है तो इसको फेल में काउंट कर लिए। दूसरा भी अगर केवल एक सब्जेक्ट में फेल होता है तब भी फेल में काउंट कर लिए। दोनों में फेल होता है तब तो फेल में काउंट करते ही करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसे ही बचे हुए स्टूडेंट रह गए होंगे जो किसी में फेल नहीं किए होंगे। क्यों कि अगर केवल हिंदी में, केवल एक सब्जेक्ट में फेल किया तब भी मैंने काउंट किया, केवल एक सब्जेक्ट इंग्लिश में फेल किया तब भी मैंने काउंट किया, और दोनों में फेल किया तब भी मैंने काउंट किया। इसका मतलब ऐसे स्टूडेंट बचे हुए रह गए हैं जो किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं किए हैं। समझ में आई बातें? क्योंकि क्या होता है ना कि केवल हिंदी में फेल किया, इसका मतलब क्या है, केवल इंग्लिश में तो पास किया ना, केवल इंग्लिश में जो फेल किया इसका मतलब वो केवल हिंदी में तो पास किया ना, फिर भी उसको फेल में काउंट कर रहे हैं। और दोनों में जो दोनों में जो फेल है उसको तो फेल में काउंट कर ही रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बचे हुए स्टूडेंट रह गए हैं वो कहीं फेल नहीं किए। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन
पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट की अगर बात मैं करूं तो आप बोलेंगे कि 100% में सर 77% को माइनस कर लीजिए, तो जो स्टूडेंट बच जाएंगे वो सब के सब क्या बच जाएंगे, यानी कि 23% जो स्टूडेंट हैं ये क्या बच जाएंगे, तो दोनों सब्जेक्ट में पास वाले बच जाएंगे। क्लियर है? इस तरीके से बना सकते हैं। अब कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर इसको क्या वेन डायग्राम से नहीं बना सकते थे, तो मेरे भाई ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा वेन डायग्राम ही तो है, इसी से तो वेन डायग्राम बना है। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। इसी चीज को कुछ लोग ऐसे बनाएंगे, देखिएगा कि ये आपको बना लेंगे किसका, तो ये हम बना लेते हैं हिंदी का फेल, ठीक है। उसी प्रकार से एक डायग्राम मैं और बना लेता हूँ इस प्रकार से। अभी कॉन्सेप्ट समझना है। ये बना लेता हूं मैं इंग्लिश का फेल, इंग्लिश में जो फेल किया, और ये बना लेता हूं दोनों का फेल। तो देखिए दोनों में फेल कितना है 17%, हिंदी में फेल कितना है 52%, ऐसा आप लिखेंगे। इंग्लिश में फेल कितना है आप लिखेंगे 42%। तो अब आप बताइए केवल ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपका दिख रहा है, ये जो पार्ट है क्रॉस वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये क्रॉस वाला पार्ट क्या है, ओनली हिंदी। तो ओनली हिंदी में क्या बोलेंगे 52%, जो कि पूरा बाउंड्री है उसमें से 17 को माइनस कर देंगे 17% को, तो ये कितना हो जाएगा 35%। यही तो है ओनली हिंदी, ऐसे ही तो आप बनाते हैं। और पूरी इंग्लिश में फेल कितना है 42%, उसमें 17% दोनों में फेल है, तो ओनली इंग्लिश में कितना हो जाएगा 42 माइनस 17, आप बोलेंगे 25%। तो आप यहां से भी कह सकते हैं कि ओनली हिंदी में फेल, ओनली इंग्लिश में फेल और दोनों में फेल मिला करके कितना है, तो आप बोलेंगे 35% प्लस 25% प्लस 17%, फिर से मिल के आ जाएगा ये कितना 77%, ऐसा। तो अगर आप परसेंटेज ऑफ फिर लिखेंगे पास्ड इन बोथ, तो आप ये कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ पास्ड स्टूडेंट इन बोथ द सब्जेक्ट, आप ये कह सकते हैं कि दोनों सब्जेक्ट में कितना हो जाएगा, तो 100% अगर टोटल स्टूडेंट है तो उसमें से 77% को सर माइनस कर लेंगे, तो 77% जब माइनस करेंगे तो बच जाएगा 23%। क्लियर है? सभी को समझ में आई चीजें? अब देखिए बहुत लोग दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप चाहें तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बहुत लोग दिमाग में आएगा। तो मैंने बताया कि एन ए यूनियन बी का मतलब भी वही होता है जो यहाँ पर मतलब आपका वेन डायग्राम का है। क्या मतलब होता है एन ए यूनियन बी का, कि या तो ओनली सेट ए का एलिमेंट हो, या कहने का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पर अगर बात करूं मैं इसको हिंदी यूनियन इंग्लिश से, तो आप ये कह सकते हैं कि या तो केवल हिंदी में फेल हो, या तो केवल इंग्लिश में फेल हो, या दोनों में फेल हो बट काउंटिंग में एक बार आए, इसी को तो बोलते हैं। इसको आप कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो आपको पता है कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे होता है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए एन हिंदी यूनियन इंग्लिश, तो हिंदी में फेल कितना है 52%, ऐसे प्लस इंग्लिश में फेल कितना है आप बोलेंगे 42% माइनस 17%, ऐसे भी तो आप बता सकते हैं। तो देखिए 2 और 2 कितना हो गया 4, और 5 और 4 कितना हो 94, 9 हो गया तो ये 94 हो गया, माइनस 17%, तो ये बच जाएगा कितना 77%। तो 77% या तो ओनली ओनली हिंदी में फेल है, या किस में ओनली इंग्लिश में फेल है, या किस में, तो आप बोलेंगे बोथ में फेल है। तो आप अब नहीं बता सकते कि अगर केवल एक में, केवल दूसरे सब्जेक्ट में और दोनों में फेल 77 है तो दोनों में पास क्या बच जाएगा, फिर से आप कह सकते हैं 100% माइनस 77%, यानी कि 23% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या है पास हैं। मुझे लगता है अब आपको मैं 3 तरीके से समझा दिया, तो अब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट से आप लोग आंसर करिए जल्दी से। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, रेलवे में आने लायक। 30 सेकंड इसके लिए भी आपके पास टाइम है, फटाफट से सॉल्व कर दीजिए। फिर मैं 3 डायग्राम वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा, आप बिल्कुल इस सेशन में बने रहें। ये सेशन डेली चलती है, यहाँ टाइम लिखा हुआ है देखिए 1 PM में ये सेशन डेली चलती है। आप डेली इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं 1 PM में। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम के लिंक में भी मिल जाएगी, आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए देखिए टाइम आपका अब खत्म होने को है। इस प्रकार से आपका टाइम जो है अब खत्म हो चुका है। देखिए क्या बोलता है कि एक परीक्षा में 80% कैंडिडेट
पास हैं इंग्लिश में, ठीक है, और 85% कैंडिडेट पास हैं मैथ्स में, और 73% कैंडिडेट पास हैं बोथ में। अब आप चाहें तो बिना वेन डायग्राम के भी तुरंत बना सकते हैं। कैसे? अगर 80% इंग्लिश में पास हैं और 73 दोनों में पास हैं, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते ओनली इंग्लिश में कितने पास हो जाएंगे, तो 80% माइनस 73 यानी कि 7, ऐसा। फिर ओनली अगर आप लिखना चाहें मैथ्स में कितना पास है तो नहीं लिख सकते, 85% पास है मैथ्स में, 73% दोनों में पास है, तो ओनली मैथ में कितना हो गया, तो 85 में 73 को माइनस कर लीजिए तो बच जाएगा 12%। क्लियर है? और बोथ में पास कितना है, तो बोथ में पास है 73, ऐसे भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के अगर पास देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 73 प्लस 7 80 प्लस 10 90 प्लस 2 92%। तो 92% ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो ओनली इंग्लिश में पास है, या ओनली मैथ में पास है, या दोनों में पास है। तो जो रेस्ट बच गया वो क्या होगा, किसी में पास नहीं होगा। क्योंकि क्या है ना कि केवल इंग्लिश में भी अगर पास किया, हिंदी में फेल होगा ये, केवल इंग्लिश में पास किया का मतलब हिंदी में वो फेल है, तो केवल इंग्लिश में भी वो पास किया तब भी आप काउंटिंग कर लिए। केवल मैथ्स में पास किया तब भी उसको काउंट कर लिए। सॉरी, यहाँ पर इंग्लिश के बदले और मैथ सब्जेक्ट है, हिंदी नहीं मैथ्स। अगर केवल इंग्लिश में पास है तो इसका मतलब क्या है कि ओनली वो मैथ्स में फेल है, और ओनली मैथ्स में अगर वो पास है तो इसका मतलब केवल इंग्लिश में वो फेल है, तब भी आप उसको काउंट कर रहे हैं। और दोनों में अगर पास है तब तो काउंट कर ही रहे हैं। इसका मतलब एक सब्जेक्ट में भी अगर कोई पास कर गया तो उसको भी पास में आप काउंट कर रहे हैं। तो 92% में वैसे सभी लोग हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में, या तो केवल इंग्लिश में या केवल मैथ्स में अगर वो पास किए तब भी काउंटिंग में है, दोनों में है तब तो काउंटिंग में है ही। तो रेस्ट जो बच गया वो ऐसे कैंडिडेट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या है, फेल हैं। तो आप बोलेंगे सर कितना आंसर हो जाएगा, 100% टोटल स्टूडेंट होते हैं, उसमें 92% तो पास हो चुके हैं, तो बच जाएगा दोनों सब्जेक्ट में कितना फेल, तो आप बोलेंगे 8% कैंडिडेट्स दोनों सब्जेक्ट में क्या है, वो फेल है। आई बात समझ में? डायग्राम से भी आप फिर से बना सकते हैं। डायग्राम से कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका है बनाने का, किसी से बनाइए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 73% हो गया। अगर ये पास इंग्लिश का दिया हुआ है 80, तो आप तुरंत लिख लेंगे ओनली इंग्लिश में कितना, 7%। उसी प्रकार ये दिया हुआ है अगर हिंदी का पास, सॉरी हिंदी बार बार निकल जाता है, मैथ्स में दिया है 85%, तो आप बोल सकते हैं केवल मैथ्स में पास कितना हो जाएगा, 12%। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं टोटल जो सर पास होगा वो कितना पास हो जाएगा, 92%। 92 में कौन कौन आ गया, ओनली इंग्लिश भी आ गया, ओनली मैथ्स भी आ गया, और बोथ भी आ गया। तो जो रेस्ट आपका बच गया वो क्या होगा, वो किसी सब्जेक्ट में भी पास नहीं होगा, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में क्या होंगे, फेल होंगे। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं 100% माइनस 92%, यानी कि 8% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या है, फेल है। इसी को आपको मैं क्या बताया, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एन ए यूनियन बी के फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा काम करना होगा, 80% प्लस 85% और माइनस 73%, ऐसे भी आप जा सकते हैं। तो आपको जो आसान लगे, ये भी 92% आ जाएगा, फिर आपका आंसर हो जाएगा कितना, 8%। इसमें से जो आपको ठीक लगे वो तरीके आप यूज कर सकते हैं। सब में टाइम उतना ही लगने वाला है, सब में टाइम उतना ही लगने वाला है, और आपका टाइम बचत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करिए, सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। इसके लिए भी आपको मिलते हैं 30 सेकंड, फटाफट से करिए। सभी को समझ आ रहा है? बिल्कुल यही लेवल आपके पेपर में रहने वाला है, बिल्कुल यही लेवल आपके पेपर में रहने वाला है। रेलवे का एग्जाम है, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है, आपका पेपर का जो लेवल होना चाहिए वो इसी तरह का होना चाहिए। और आपसे आप जब देखेंगे क्वेश्चन, जब सॉल्व करेंगे तो मैं करके दिखाऊंगा 26 तारीख को, 26 दिसंबर को मैं पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे करना है आपको पेपर में, प्रीवियस ईयर का पूरा सेट। सभी लोग जरूर जुड़े रहें। चलिए, टाइम आपका खत्म हो चुका है, घड़ी को साइड कर दिया जाए। अब देखिए कैसे बनाएंगे, फिर से सेम प्रोसेस। 80% किस में पास है, इंग्लिश में, 85% मैथ्स में, और 75% बोथ में। तुरंत यहां से देख लेंगे 5% क्या हो जाएंगे, केवल इंग्लिश में हो जाएंगे।
अभी मैंने समझाया कि 80% पास हैं इंग्लिश में, 75% दोनों में पास हैं, तो 5% केवल किस में हो जाएंगे, ओनली इंग्लिश में। उसी प्रकार से 85% मैथ्स में पास हैं, 75% दोनों में, तो 85 माइनस 10, तो आप बोलेंगे 10% सर केवल और केवल मैथ्स में पास हो जाएंगे, ओनली मैथ, और दोनों में पास कितना है, 75 बोथ में पास है। तो टोटल पास कितना हो गया, ओनली इंग्लिश, ओनली मैथ और बोथ मिला के आप बोलेंगे टोटल पास हो गया सर 90%। तो इसका मतलब 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल इंग्लिश में भी पास नहीं कर पाए, केवल मैथ्स में भी पास नहीं कर पाए, और दोनों में तो नहीं कर पाए। इसका मतलब 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, और उसका संख्या कितना है, 45। तो आप नहीं बोल सकते कि 100% कितना हो जाएगा, 45 इंटू 10 यानी 450, यानी 450 स्टूडेंट जो हैं वो क्या हुए थे, परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। सबको समझ में आ गई चीजें। फॉर्मूले से ही बना सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला कि फॉर्मूला से आप नहीं बना सकते, फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। आप एन ए यूनियन बी भी यूज कर सकते हैं, डायग्राम भी यूज कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन में 3 मेथड से आपको समझाया। आप बिल्कुल चाहे तो यूज कर सकते हैं 80% प्लस 85% और माइनस 75%। यहाँ से भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90%, जो कि पास हुए हैं केवल इंग्लिश में, केवल मैथ्स में और बोथ में। तो 10% स्टूडेंट ऐसे बच गए तो दोनों में फेल है। 10% की वैल्यू कितनी है, 45, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450। क्लियर ना। आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसा कोई मुझे ये नहीं है कि आप इसी तरीके से बनाएं। आपको मैंने समझाया कि आप पूरा घुमा फिरा के अगर सारी बातें को देखा जाए तो एक ही बात है, तो आपका दिमाग हर ओर से क्लियर होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, किसी भी ओर से बना सकते हैं। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और यहाँ स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या बात है, वेरी गुड, फटाफट से आंसर कर लीजिए। फॉर्मूले से ही बना लीजिए इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं। एन मैथ्स लिखना होगा, यूनियन इंग्लिश लिखना होगा। इसके लिए टाइम मैं नहीं दिया हूँ, जल्दी से दे देता हूँ टाइम, फटाफट से बनाइए। उसे 10 सेकंड में आंसर कर सकते हैं आप तो। चलिए वेरी गुड। देखिए इसमें टाइम 10 सेकंड से ज़्यादा लगना है नहीं, तो मैं बता देता हूँ। 34% किस में पास है, मैथ्स में। 34 सॉरी फेल है मैथ्स में, प्लस 42% किस में, इंग्लिश में। दोनों वाला माइनस कर लीजिए, दोनों वाला कितना है, 20% माइनस कर लेंगे तो ये बन जाएगा 56%। बन जाएगा ना, जल्दी से बताइए, बन जाएगा। तो बाकी जो रिमेनिंग रह गया 44, वो किस में हो जाएंगे, फेल होने वाले स्टूडेंट हो जाएंगे। ये तो ऐसे बना सकते हैं, कुछ नहीं है। क्लियर है सबको, वेन डायग्राम पूरी तरह से क्लियर हो गया आज के सेशन में। आज का सेशन स्पेशल सेशन था जिसमें मैं वेन डायग्राम के बारे में आपको समझाने वाला था। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं जिसमें आप फंस सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को फटाफट से बनाएं। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया गया, इस प्रकार से मैं एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं, देखिएगा सभी लोग। देखिए ऐसा बोलता है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सभी लोग फटाफट से आंसर करिएगा। बोलता है इन एन एग्जामिनेशन, in an examination 40% students passed in हिंदी। ऐसा बोलते हैं, कॉमा 50% स्टूडेंट्स पास्ड इन, मान लीजिए इंग्लिश, ऐसा। एंड आपको ऐसा बोला गया 30% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ध्यान देना क्वेश्चन पे, एक बार पास था एक बार फेल लिखा गया है। देन फाइंड परसेंटेज ऑफ passed student in both the subject। ऐसा आपका क्वेश्चन है। क्या बोला, मेरी बात को समझना ढंग से।
क्या बोलता है, एक परीक्षा में इन एन एग्जामिनेशन 40% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी, 40% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण है। 50% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 50% विद्यार्थी इंग्लिश में उत्तीर्ण है। एंड 30% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, 30% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। तो आपसे पूछा गया फाइंड परसेंटेज ऑफ पास्ड स्टूडेंट इन बोथ द सब्जेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो ढंग से देखना, मैं समझाता हूँ। वेरी गुड, बहुत लोगों ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं। ये तो आपका पास का था, ये भी आपका पास का था, और ये आपका फेल का है। तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप इसको फेल में बदल दीजिए और इसको भी आप फेल में बदल दीजिए। मतलब अगर 40% विद्यार्थी पास है इंग्लिश में, तो आप ये नहीं कह सकते हैं, सॉरी हिंदी में पास है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं फेल्ड परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी। मैं लिख भी देता हूँ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, अगर ऐसा बोला जाए, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख भी देता हूँ, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन। अगर आपसे बोला जाए हिंदी, तो सभी लोग क्या बोलेंगे कि 60%। उल्टा कर लीजिए, या आप बोलेंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, इसको भी उल्टा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 50%। और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, ऐसा। तो ये आपको पता है, कितना पता है, 30%। तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो आपको फॉर्मूला भी पता है। क्या फॉर्मूला पता है कि अगर एन ए यूनियन बी निकालें, यहां पर मैं लिख देता हूं हिंदी यूनियन इंग्लिश, किस सेंस में, फेल के सेंस में। अगर फेल के सेंस में एन हिंदी यूनियन इंग्लिश की आप बात करेंगे, तो क्या लिखेंगे, एन हिंदी प्लस क्या लिखेंगे, एन इंग्लिश, माइनस क्या लिखेंगे, एन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ऐसे भी लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 60% प्लस 50% और माइनस 30%, ऐसा कर लेंगे ना। तो आप बोलेंगे सर ये मिलके हो जाएगा कितना, 80% हो जाएगा, 80%। तो 80% वैसे स्टूडेंट आ गए जो केवल ओनली हिंदी में फेल होंगे, या ओनली इंग्लिश में फेल होंगे, या दोनों में फेल होंगे। तो यहां से आप नहीं कह सकते कि 20% स्टूडेंट वो बच जाएंगे सर जो केवल हिंदी में भी फेल नहीं है, केवल मतलब केवल हिंदी में यहाँ पर फेल वाले, और 20% ऐसे बच जाएंगे जो केवल हिंदी में भी फेल नहीं है, केवल इंग्लिश में भी फेल नहीं है, मतलब दोनों में भी फेल नहीं है। इसका मतलब 20% वो स्टूडेंट बच जाएंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। मतलब परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट की बात करें, तो वो हो जाएगा कितना, बोथ सब्जेक्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 20%। एक तरीका ये है, आप ऐसे भी जा सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा मैं क्या कहता हूँ, अभी तो मैं एक तरीका समझाया आपको कि आप इसको चाहें तो उलट के बना सकते हैं। फिर परसेंटेज फेल का पास का दिया है तो आपको फेल में कन्वर्ट कर लीजिए, तब भी आप बना सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझना, हड़बड़ाना नहीं। देखो आंसर निकालना काम नहीं है, आंसर के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना भी हमारी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है कि समझ लें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आए कुछ ऐसा, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। अब देखिए, अगर मैं इसी को चेंज कर देता, सिर्फ इसको चेंज कर देता, 30% लिखा हुआ है ना, 30% क्या लिखा हुआ है देखिएगा, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा, इसको इसके मतलब को क्लियर करना होगा। 30% स्टूडेंट जो हैं दोनों सब्जेक्ट में फेल है, इसका मतलब ये कभी मत समझना कि 70% स्टूडेंट पास्ड इन बोथ, तो गलत हो जाएगा। आपको समझना होगा 70% स्टूडेंट्स पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, ये समझना होगा, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। क्यों ऐसा समझते हैं सर, आपके दिमाग में आएगा क्यों ऐसा समझते हैं सर। वो इसलिए मेरे भाई कि आपको पता है कि केवल एक सब्जेक्ट में भी अगर कोई स्टूडेंट पास होता है तो उसको हम पास में काउंट कर लेते हैं। केवल एक सब्जेक्ट में भी अगर, चाहे वो मैथ्स का हो या इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, यहाँ पर मैंने बात किया हिंदी का, तो केवल हिंदी में भी वो पास किया तो पास में काउंट हो चुका है, केवल इंग्लिश में भी वो पास किया तब भी पास में काउंट हो चुका है, और बोथ में पास करता है, बोथ में पास करता है तब भी उसको काउंट करते ही है पास में, और तब जो रिमेनिंग बच जाता है वो दोनों सब्जेक्ट में फेल होता है। तो अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल का परसेंटेज गिवन है, तो जो बाकी जो 70% पास होगा वो केवल दोनों में होगा क्या, नहीं, वो केवल हिंदी में भी पास हो सकता है, केवल इंग्लिश में भी पास हो सकता है, और दोनों में भी पास होगा।
आई बात मेरी समझ में? नहीं समझे? नहीं समझे मेरी बात? मैंने बोला, एक बार और सुनिए, मैंने बोला कि अगर कोई स्टूडेंट केवल केवल अगर हिंदी में पास करता है तब भी पास में काउंट करते हैं, केवल इंग्लिश में पास करता है तब भी पास में काउंट करते हैं, और बोथ में पास करता है तब भी पास में काउंट करते हैं ना। तो पास में तो ये तीनों मिला के काउंट हो जाता है, और जो रिमेनिंग बच जाता है वो दोनों सब्जेक्ट में फेल होता है। तो क्या दोनों सब्जेक्ट में फेल अगर आपको पता है तो पास में क्या दोनों समझना होगा? नहीं, पास में समझना होगा कि केवल हिंदी में भी पास, केवल इंग्लिश में भी पास, और दोनों में भी पास। तो उसी को हम लोग लिखते हैं एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास, या तो केवल हिंदी में, या तो केवल इंग्लिश में, या बोथ में, दोनों में। क्लियर है? इसी को क्या बोलेंगे? इसी को क्या बोलेंगे कि ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए। 70% स्टूडेंट्स क्या समझिएगा? पास्ड इधर इन किसमें? ओनली ओनली हिंदी, या क्या समझना होगा? और ओनली इंग्लिश, और क्या समझना होगा? और बोथ, ऐसा समझना होगा। अगर ये मीनिंग आपको क्लियर है, ये मीनिंग आपको क्लियर है, तो आपके लिए क्वेश्चन एक लाइन का है। कैसे? तो आपको 30% स्टूडेंट अगर फेल लिखा हुआ है दोनों सब्जेक्ट में, तो आप लिख देंगे 70% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो केवल एक में पास, या केवल दूसरे में पास, या दोनों में पास। और आपको पता है कि ये फॉर्मूला NA 40, फिर NB लिखिएगा 50 माइनस, यही तो आपसे पूछा जा रहा है NA इंटरसेक्शन B। तो हो ना गया आंसर, NA इंटरसेक्शन B कितने के वैल्यू के बराबर हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 90% माइनस 70%, तब भी आंसर 20%। ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है? इसी चीज को अगर आप चाहें कि सर हम वेन डायग्राम से बनाना चाहते हैं, तो वेन डायग्राम से भी आप दो तरीके से जा सकते हैं, एक फेल के साथ जा सकते हैं और एक पास के साथ। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आज मैं प्रैक्टिस कराने के सेशन में नहीं हूँ। आप लोग घबराइएगा नहीं, कि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आते होंगे। तो प्रैक्टिस का सेशन आज का नहीं है, आज का सेशन जो है कॉन्सेप्चुअल सेशन है। आज मैं कॉन्सेप्ट समझाने की बात कर रहा हूँ, इसलिए आप आराम से कॉन्सेप्ट को समझें। कि अगर आप चाहें तो दो तरीके से बना सकते हैं, मैंने बोला वेन डायग्राम से, एक किसके सेंस में? फेल के सेंस में, और एक किसके सेंस में? पास के सेंस में। तो मैं दोनों बताता हूं। देखिए, अगर फेल के सेंस में बनाएंगे तो क्या होगा? तो ऐसा आप ग्राफ खींच लीजिए। तो आपको पता है 40% आपका पास है हिंदी में, तो आप बोलेंगे 60% हिंदी में फेल है। ऐसा 50% पास है इंग्लिश में, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में 50% पास है तो 50% फेल भी होगा। दोनों में फेल 30%, आप ऐसे लिख लीजिए। तो केवल हिंदी में फेल कितना बचा? 30। 60 में 30 माइनस कर लिया मैंने, 30 बच गया। केवल इंग्लिश में फेल कितना बचा? 50 में 30 माइनस करिए, 20 बच जाएगा। तो आप यहां से भी बोल सकते हैं कि या तो हिंदी में फेल, या तो इंग्लिश में फेल, या दोनों में फेल मिला के 30 + 20 + 20 यानी 80%। 80% ऐसे हो गए जो केवल हिंदी में फेल, या केवल इंग्लिश में फेल, या दोनों में फेल। क्लियर? तो आप बोलेंगे फिर 20% ऐसे हो गए जो पास होंगे बोथ में। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्या बोल लेंगे इसको? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ। ऐसा क्लियर है? ऐसा बोल लेंगे। अच्छा, उसी प्रकार से अगर आप पास के सेंस में सॉल्व करते हैं, मान लीजिए पास के सेंस में मैं बनाना चाहता हूं, तब क्या होगा? तब आपको ऐसे बनाना होगा कि ये 40% है सर हिंदी में पास। उसी प्रकार से यहां सर इंग्लिश में पास दिया हुआ है 50%, और दोनों में पास नहीं पता है तो आप इसको लिख लीजिए X%। तो केवल हिंदी में पास क्या होगा? 40 माइनस एक्स, ऐसे भी जा सकते हैं। केवल इंग्लिश में क्या होगा? 50% माइनस X%, ऐसे भी जा सकते हैं। और ये पास और ये पास मिला के आप बोलेंगे ना कि या तो केवल हिंदी में पास, या तो केवल इंग्लिश में पास, या तो केवल दोनों में पास। वो कितना हो जाएगा? 70%। कैसे हुआ? तो 30% दोनों में फेल है, इसका मतलब 70% एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास होगा। मतलब या तो हिंदी में पास होगा, या तो इंग्लिश में, या तो दोनों में। तो आप इसको ऐसे लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। 40 माइनस एक्स में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये मेथड नहीं कर बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में यही करेंगे, एग्जाम में ये नहीं करना है, लेकिन आपको समझना सारी बातें इक्वल टू 70 ये कर सकते हैं आप। देखिए एक्स एक्स खत्म, 50 + 40 90%, माइनस 70% कर लीजिए, इक्वल टू X%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप यहां से ही बोलेंगे 20%। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मैंने 4 तरीके इस क्वेश्चन में समझाया मैंने, तो आपको जो ठीक लगे वो मेथड से आप करेंगे। क्लियर है? समझ में आया?
तो चलिए आज के सेशन को मैं यहीं पे रोकता हूं। तो आपको 2 डायग्राम वाला जो क्वेश्चन है आप सब के सब बना लीजिएगा। मैं और भी पीडीएफ आपको दे दूंगा जिसमें 2 डायग्राम वाला क्वेश्चन जो है आप इजीली कर पाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जो कि अगली 25 तारीख को। वहां पर हम लोग बात करेंगे 3 वेन डायग्राम का। क्या बात करेंगे? 3 वेन डायग्राम का। पूरी डिटेल में मैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा 3 वेन डायग्राम का और क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो सभी लोग रेडी रहें 3 वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए। 25 तारीख को सभी लोगों के लिए स्पेशल क्रिसमस के लिए स्पेशल क्लास चलेगी। स्पेशल क्लास में मैं आपको 3 वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। टाइमिंग क्लास की वही है 1 PM to 2 PM। डेली आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को टेलीग्राम से जुड़ना हो, टेलीग्राम का लिंक अगर खोज रहे हो तो वो लोग मेरे साथ टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम आईडी है, टेलीग्राम लिंक आप लोग नोट कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी आप सर्च कर लेंगे टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में @maths MATHS मैथ्स बाय BY बाय अभिषेक गिरी ABHISHEK GIRI ये आप टाइप करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में ओपन हो जाएगा। इसमें आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। किसी तरह का अगर आपको डाउट होता है मैथ्स से रिलेटेड आप यहाँ हमसे क्वेरी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे यहाँ सेंड भी कर सकते हैं। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको जानना है तो आप मुझे यहाँ टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि ब्रांच ओपन हो चुकी है। जो लोग ब्रांच जाके क्लास करना चाहते हैं तो बिल्कुल ब्रांच आप जा सकते हैं और क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नए सिरे से फिर से आपकी ब्रांच ओपन हो चुकी है। कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली आप मुझसे यहाँ कॉन्टेक्ट करें, मुझे बताएं, मैं आपके प्रॉब्लम को रिजोल्यूशन भी करूंगा। थैंक यू एवरीवन। आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लाइक बटन को प्रेस कर लें और एक बार इस सेशन को शेयर करते हुए चले जाएं। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।